नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं जहां पर हैं व्यस्त हैं मस्त हैं आप ठीक होंगे। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। यानी 2013 में जहां पर महिलाएं काम करती है वहां पर महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार राजस्थान पुलिस में। वह क्वेश्चन था, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यह अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को, धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है। मतलब यहां से न तो सामान्य धाराएं पूछी गई और न ही आईपीसी की धाराएं पूछी गई। आप डायरेक्ट क्या पूछा गया, मतलब बेसिक जहां से यह शुरू होता है। इसलिए कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 या निवारण या प्रतिषेध या प्रतितोष अधिनियम जो है, इसको अपन 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो पहले पार्ट में हम इसका बेसिक जानेंगे कि अधिनियम क्यों लाया गया था, इसके दिशा निर्देश क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और ये कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसके बारे में अपन पहले पार्ट में जानेंगे। हालांकि वीडियो छोटा रहेगा। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा उसमें इस अधिनियम की सामान्य धाराएं पढ़ लेंगे। लगभग 30 धाराएं हैं इस अधिनियम में। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें इस अधिनियम से संबंधित आईपीसी की धाराएं या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित आईपीसी की धाराएं जो हैं उनको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। जयपुर के भातेरी गांव में एक भंवरी देवी नाम करके महिला थी। सामाजिक कार्यकर्ता थी, आंगनबाड़ी में बतौर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। उसको सूचना मिली कि किसी 1 वर्षीय लड़की की शादी करवाई जा रही है, यानी कि बाल विवाह किया जा रहा है। तो उस महिला ने यानी कि भंवरी देवी ने बाल विवाह को रुकवा दिया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस महिला का, यानी कि जो भंवरी देवी नाम करके जो महिला थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसका गैंग रेप कर दिया गया। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन साक्ष्य के अभाव में जो अराजक तत्व थे, जो अपराधी लोग थे, वह बरी हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। लेकिन यह महिला हार न मानते हुए जयपुर में एक एनजीओ कार्यरत है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गैर सरकारी संगठन जिसको बोलते हैं। महिलाओं के लिए वहां पर काम कर रहा था, जिसका नाम था विशाखा। वह वहां पर जाती है और अपनी समस्या को वहां पर रखती है। तो उस एनजीओ यानी विशाखा नाम का जो एनजीओ था, उसके द्वारा भारत सरकार और राजस्थान सरकार को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, याचिका दायर की कि अमूमन महिला यानी कि भंवरी देवी नाम करके कोई महिला थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और उसके साथ कुछ अराजक तत्वों ने लैंगिक उत्पीड़न किया है। तो कार्यस्थल पर यानी कि जहां पर लोग काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती है, वहां पर यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं को प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करने के लिए या वह निर्भय होकर काम कर सके, ऐसा कोई नियम बनाया जाए, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। इसके लिए रीट लगाई किसने? विशाखा नाम का जो एनजीओ था उसके द्वारा। तो इस पर 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइन, जिसे 2013 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या था? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किसके संदर्भ में, यानी कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार या विशाखा केस जो था उसकी गाइडलाइन को मतलब इसमें शामिल किया गया, उसके दिशा निर्देशों को इसमें धारण किया गया। ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन थे: निर्भया कांड, मथुरा कांड, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार और एक था भंवरी देवी कांड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? विशाखा बनाम राजस्थान सरकार ये केस था। और इसी के दिशा निर्देशों को कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम जो है, इसमें इसी के दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उनमें पहली बात क्या कही गई कि जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, चाहे वह सरकारी कोई संगठन हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है, कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर कोई एनजीओ हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इनमें कोई भी संस्थान हो सकती है जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हो। तो वहां पर एक आईसीसी का गठन किया जाएगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। दूसरी बात यह कहेगी जो नियोजक है उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। नियोजक बोले तो एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, जैसे सीनियर स्कूल में प्रिंसिपल एचओडी होता है। हॉस्पिटल में बात करें तो वहां का भी एचओडी होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एचओडी जो होगा वह अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उसके सानिध्य में जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होता है उसकी सुनवाई की जाएगी या उसकी समस्या का समाधान निवारण किया जाएगा।
और दूसरी चीज ये कहेगी कि जहां पर 10 से कम लोग काम कर रहे हो और वहां पर अगर महिला काम कर रही है तो वहां पर LCC का गठन किया जाएगा, यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाएगा, बाह्य परिवार समिति जिसको बोलते हैं उसका गठन किया जाएगा और उसके द्वारा पीड़ित महिला की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ये जो अधिनियम था इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य होगा कार्यस्थल पर होने वाले महिला के लैंगिक उत्पीड़न को रोका जाना एवं पीड़ित महिला को मुआवजा के साथ ही विशाखा दिशा निर्देश को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना, यानी कि ऐसा कोई कानून बनाना, इसका प्रमुख पहला उद्देश्य। दूसरा इसका उद्देश्य होगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भारतीय संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौता में व्याप्त मान्यताओं का सीधे तौर पर हनन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लाया गया है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर विभेद निषेध है, भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान के नियम है और संविधान के नियम की अवहेलना करना अपराध है। समझ रहे हो ना? इस अधिनियम को लाने की पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 एवं 21 तथा मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे एवं 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन है और इसका समेकन करने एवं संवैधानिक मान्यता देने के लिए 22 अप्रैल 2013 को यह अधिनियम पारित किया गया है, जो कि 9 दिसंबर 2013 को संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगा। और इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय एवं 30 सामान्य धाराएं होंगी। दोस्तों पिछली बार यहां से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन उठाए गए थे, इसलिए हमने इसको बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में इस अधिनियम की सामान्य धाराएं पढ़ेंगे।